हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग वैदिक कालीन जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ऋग वैदिक काल में कैसी शासन व्यवस्था थी, शासन पे किसका प्रभाव था और किस तरह की व्यवस्था थी, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ऋग वैदिक काल में आर्यों का शासन कबीले के मुखिया द्वारा किया जाता था। यानी ऋग वैदिक काल की जो व्यवस्था थी कबीलाई व्यवस्था थी, और जो शासन व्यवस्था थी वह कबीले के मुखिया द्वारा किया जाता था। अब कबीले का मुखिया जो होता था उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता था, वहाँ के लोगों द्वारा किया जाता था। यानी कबीले के लोगों द्वारा उस राजा का चुनाव किया जाता था। और राजा को राजन कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। यह अपने अधिकार का उपयोग कबीले के परामर्श द्वारा ही कर सकता था। वह अपने मन से अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता था, वह निरंकुश नहीं हो सकता था। उसके लिए जो कबीले की संस्थाएं बनी हुई थी उनसे परामर्श लेना आवश्यक था। ये संस्थाएं जो थी ये राजा पर नियंत्रण का काम करती थी। तो इस काल में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जैसे समिति, सभा, विदत, गण और परिषद। ये 5 तरह की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। तो हम लोग समिति के बारे में जानते हैं। समिति वर्तमान लोकसभा के समान। समिति जो संस्था थी, जैसे वर्तमान समय में लोकसभा है जिसके द्वारा ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसी तरह समिति थी। और समिति के सदस्यों द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। और यह आम सभा थी, यानी उस कबीले के सामान्य लोगों की सभा होती और उसी के द्वारा इसका राजा का चुनाव किया जाता था। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख 9 बार आया है। ऋग्वेद में समिति का उल्लेख कितनी बार आया है? 9 बार। लेकिन जब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में आके समिति का महत्व बढ़ जाता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यदि हम ऋग्वैदिक साहित्य अथर्ववेद को देखेंगे तो उसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी शासन के लिए सभा और समिति कितनी महत्वपूर्ण थी, इनके बिना राजा कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। तो यानी जब हम देखेंगे तो संपूर्ण प्राचीन काल में या सबसे पहले तो डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र एक भारत में उसकी शुरुआत हुई थी। अगली जो संस्था थी वो सभा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार आया है। देखिए यहाँ पे सभा जो थी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। उसी प्रकार समिति में भी स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। यानी कोई भी लिंग भेदभाव नहीं था कि स्त्रियों के लिए कोई प्रतिबंध था। यानी राजा के चुनाव में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर उसका चुनाव करते थे। और सभा जो थी उसमें भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। यह न्यायालय की तरह थी। जो सभा थी यह न्यायालय की तरह थी। सभा आज के राज्यसभा के समान थी, राज्यसभा के समान। यानी सभा में बुद्धिजीवी शामिल होते थे, पढ़े लिखे लोग इसके सदस्य होते थे और यह राजा को सलाह देती थी। आज जैसे लोकसभा फिर है राज्यसभा, तो उसी तरह इसमें समिति देखेंगे तो समिति आम जन की संस्था थी और सभा विशिष्ट लोगों की संस्था थी, जिनमें विशिष्ट पढ़े लिखे लोग राज्य के विषयों को लेकर चर्चा किया करते थे और राजा को सलाह दे सकते थे। विदत ऋग वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका 122 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख आया है। यह संस्था वृद्ध और विद्वान लोग
इस संस्था में वृद्ध और विद्वान लोग भाग लेते थे। यह राजा को मार्गदर्शन प्रदान करती थी। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते थे, यानी जो विदत संस्था थी इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। यह आज के मंत्री परिषद के समान थी। जैसे राजा आज का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की एक मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद होती है, उसी तरह यह विदत संस्था जो थी आज के मंत्री परिषद के समान थी। अब अगली हम संस्था देखते हैं गढ़। गढ़ कुलीन लोग की ग्रुप होता था, सभा होती थी, यानी समाज के कुलीन लोग इसमें भाग लिया करते थे और अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे और राजा को भी अपने विचारों से अवगत कराते थे। परिषद यह जनजातीय सैन्य सभा थी, यानी सेना से संबंधित समस्याओं पे विचार विमर्श इसी परिषद में ही किया जाता था। इसमें पुरोहित वर्ग का वर्चस्व था, ज्यादातर इसमें पुरोहित लोग ही थे। यह आंशिक रूप से पितृसत्तात्मक थी और आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक थी। यानी यह जो परिषद थी इसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे और दोनों अपने विचारों को राजा तक पहुंचाते थे, राजा को सलाह देते थे सैन्य रक्षा से संबंधित कार्यों के लिए। तो वैदिक ऋग वैदिक काल की हम लोग देख रहे हैं, तो पांचों संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थी जो राजा के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती थी, राजा को निरंकुश होने से बचाती थी। राजा निरंकुश नहीं हो सकता था, स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता था। तो इस प्रकार इन संस्थाओं के द्वारा राजा पर नियंत्रण स्थापित किया जाता था। इसी के साथ आज का जो यह टॉपिक समाप्त होता है। अगले दिन हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।